एहसास न रहा। इस दिन मानो नहीं आई थी। मैं अकेली ही स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक लड़का नजर आया जो मेरे पीछे आ रहा था, मगर मैं खौफजदा न हुई कि कुछ फासले पर मेरे पीछे काफी लड़कियां चलती आ रही थी और ये लड़का हमारा रिश्तेदार भी था। दूसरे दिन मानो बुलाने आ गई। मैंने बताया कि मुझे बुखार है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो अकेली ही चली गई। वापस आई तो काफी परेशान थी। कहने लगी, आज आज़र मिला था। इसने कहा कि अपनी सहेली को मीर इस्लाम कहना। क्या तुम्हारी इससे बात होती है? नहीं तो, लेकिन कल जब मैं स्कूल से लौट रही थी, वो मेरा पीछा कर रहा था, मगर मैंने इसको अहमियत ही नहीं दी। तुम मत परेशान हो, वो पागल मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अरे नहीं, इस बात को इजी मत लो। तुम अपने भाई को बता दो, इससे पहले कि इसका हौसला बढ़े, वो खुद इससे निमट लेंगे। नहीं मानो। मीर अबे बहुत गुस्से वाला है, वो आपे से बाहर हो जाएगा। मैं अपनी कजिन अख्तर को बता देती हूँ कि वो इसे समझा दे, क्योंकि आज़र इसका क्लास फेलो है। जो तुम मुनासिब समझो। ये कहकर वो चली गई। मैंने अख्तर को बताया। इसने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं इसको समझा दूंगा। खैर, बात आई गई हो गई। इस दौरान हमारे गांव में शादी थी। बाकी लड़कियों के साथ में भी बारात को देखने छत पर चली गई। क्या देखती हूँ, वहां भी वो मौजूद था और उसकी नजरें मुझ पर गड़ी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि छत पर झांकती औरतें भी इसको और मुझे देख रही थीं। घर आकर मैंने अख्तर को बुलाया और कहा कि तुमने आज़र को समझाया नहीं। आखिर ये क्या चाहता है? क्या मैं भाईजान से कह दूं? उसने कहा, तहम्मुल से काम लो शानो। उमूमन लड़के ऐसे होते हैं, जब वो तुमको कोई गलत बात कहेगा तो मैं खुद इसकी पिटाई कर दूंगा। इस मामले को हुआ देना ठीक नहीं, खामखा लोग नोटिस लेंगे। मैं इसको समझा दूंगा। हमारी आज़र से भी रिश्तेदारी थी। वो मेरे अबू के कजिन का बेटा था और अख्तर सगे चचिक का, लिहाजा रिश्तेदारी के बाइस भी वो लिहाज कर रहा था। एक दिन हम स्कूल से निकले तो स्कूल की दीवार पर नजर पड़े। किसी ने लिखा था, शानों को सलाम। बस फिर किया था, मेरा गुस्से के मारे बारा हाल था। मानो से कहा, देखा तुमने इस बदतमीज आज़र की हरकत। अब दीवारों पर मेरा नाम लिखेगा, मुझे बदनाम कर रहा है। वो बोली, अव्वल तो किसी को नहीं मालूम कि तुम शानो हो। स्कूल में सब तुमको तुम्हारे नाम शाहीना से जानते हैं, सिर्फ घर में ही तुम शानो कहलाती हो। दूसरी बात ये कि मर्दों में बात वाकई बढ़ जाएगी। हम खुद खत लिख कर फोन करके इसको समझा देते। अगर उसके किसी घर के फर्द ने फोन उठा लिया, चलो फोन नहीं करते, लिख कर तंबी कर देते हैं कि सुधर जाए। अख्तर से कहने का फायदा नहीं, वो कुछ कदम नहीं उठाने वाला। मैंने मानो का मशवरा मान लिया और हमने इसको एक मुख्तसर खत लिख दिया कि बाज जाओ, वरना तुम्हारे घर आकर ना सिर्फ तुम्हारे वालिद से शिकायत कर दूंगी, बल्कि अपने वालिद और भाई को भी बता दूंगी कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो। इस पर शर्मिंदा होने या डरने की बजाय इसने जवाब अपने छोटे भाई के हाथ भिजवा दिया कि गुस्सा ना करो, वो नाम दीवार पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन तुमने बताया है तो जाकर मिटा देता हूं। मैंने एक लाइन लिखकर इसके भाई को पर्ची थमदी कि आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या जान से जाना चाहते हो? छोटा लड़का फौरन जवाब ले आया। इसने लिखा था, मैं सिर्फ तुमको चाहता हूं, तुम मिल जाओगी तो बाज जाओ हैगा। ये ऐसा जवाब था कि पढ़कर हर इंसान तिलमिला उठे, और लड़कियां इस उम्र में कितनी जज्बाती होती हैं। मैंने फिर मानो से मशवरा किया। वो मेरे ताया की बेटी थी, लिहाजा वो भी आज़र की रिश्तेदार थी। उसने कहा, छोड़ो दफ करो, किसी से कुछ मत कहो, मगर मेरा गुस्सा ठंडा ना हो रहा था, लिहाजा मैंने बड़े भाई से इसकी शिकायत कर दी। फिर किया था जो होने का डर था, इससे भी कुछ ज्यादा हो गया। भाई ने एक दिन क्रिकेट के मैदान में दोस्तों के साथ खेलकर उसे बहुत मारा। वो कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन ना तो इसने अपने घर वालों को पता लगने दिया कि इसको किसने और क्यों मारा है, और ना ही मेरे भाई ने किसी को असल वजह बताई। ताहम अख्तर जान गया कि मेरी शिकायत पर आज़र की पिटाई हुई है। जब मैंने सुना कि इसे गहरी अंदरूनी चोट आई है, इसको अस्पताल ले गए हैं, मेरे हाथ पीर फूल गए कि वो माँ बाप का इकलौता लड़का था, फिर बाबा के चचाजाद का बेटा था। बाबा जान भी इसको पूछने अस्पताल गए।
उन्होंने आकर बताया कि उसकी हालत खतरे में है, तो दिन रात दाएं करने लगी, खादी करे आज़र ठीक हो जाए वरना इसका खून मेरी गर्दन पर होगा। जब उसकी माँ और बहनें रोएगी तो कैसा दर्दनाक समा होगा। उफ खुदा इसे बचा ले। इसका ऑपरेशन हुआ, गुर्दे पर चोट आई थी। अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल कर लें और आज़र बच गया। काफी दिनों घर में रहा, कदम बाहर ना निकालता था। पहले मैं उसकी तवज्जो से परेशान थी और अब उसकी बेतवज्जोही से परेशान रहती थी। इसकी अलालत ने सारे रिश्तेदारों के दिल हिलाकर रख दिए थे। कहते हैं कि फूल की पत्ती से किट सकता है हीरे का जिगर। बस उसकी अलालत मेरे लिए फूल की पत्ती बन गई, जिसने मेरे जिगर की सख्ती को काट कर रख दिया। जब वो ठीक हो गया, मैंने सोचा कि अब अगर वो मिलेगा तो मैं उसको सख्ती से जवाब ना दूंगी। मैंने इसकी बहन से भी कहा कि अपने भाई से कहना, पहले तालीम मुकम्मल कर ले, फिर उसके बारे में सोचेंगे। वक्त गुजरने लगा, मैं स्कूल से कॉलेज आ गई। अब मैं FA में और वो BS कर रहा था। इत्तेफाक से हमारे कॉलेज एक ही रास्ते में थे। जब हम कॉलेज जा रही होती, वो रास्ते में आ जाता। बेशक हमारे गांव में गर्ल्स कॉलेज था और तालीम भी थी, लेकिन माहौल अभी तक देहात वाला ही था। कभी मैं सहेलियों के साथ नदी पर जाती तो आज़र दिखाई दे जाता, मगर मैं इसे नजर भर कर नहीं देखती थी। अब तो लड़कियों को भी पता चल गया था कि शानों का कजिन इसका दीवाना है। बेशक करीब आकर बात नहीं करता, लेकिन नदी से दूर खड़ा रहकर कभी दरख्त की चूहे में भी चिलचिलाती धूप में जलता रहता है। एक दिन मानो मेरे घर आए, बोली नदी पर चलो, हमारे घर मेहमान आए हैं, पानी लेना है, तुम बर्तन पकड़ लेना। हम नदी पर गए। मैंने आज़र को देखा, वो दरख्त के नीचे लेटा था। इसकी तबीयत बहुत खराब थी, आंखें सुर्ख थी, इनसे पानी बह रहा था, लेकिन वो फिर भी मजबूर सा वहां पड़ा हुआ था। मानो ने इशारा किया। इस दिन पहली बार मेरे दिल में आज़र के लिए नरम गोशा पैदा हुआ। दरख्त की चूहे बराए नाम थी, वो बुखार में दायविप में पड़ा था। ये नदी हमारे घर से करीब थी, इसको यहाँ और क्या काम था। वो यकीनन हमारे यहाँ आने की आस में लेटा हुआ था। शायद यहाँ धूप से बुखार और तेज हो गया होगा। सर्दियों के दिन थे और उसकी आंखों से पानी बह रहा था। आज़र को अपना भी होश न था। जब हम उसके पास से गुजरे, मानो ठहर गई और उसने हाल पूछा। तभी मैंने भी कहा, आज़र तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? तुम यहाँ क्यों लेटे हो? हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि मानो ने मुझे इशारा किया। वो देखो तुम्हारे भाई का दोस्त हमको देख रहा है, चलो यहाँ से जल्दी से। इस लड़के ने हमारे ताया के बेटे अरबाज को बता दिया और उसके साथ मेरी निस्बत तय थी। जब हम घर पहुंची, हमारी शामत आ गई। मैं अरबाज को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो झगड़ालू तबीयत का था। आए दिन गांव के किसी न किसी लड़के से इसकी हाथापाई हो जाती थी। घर वाले भी इसकी इस आदत से नाला थे। अरबाज ने हम दोनों से सवाल किया, सच सच बताओ कि क्या बात है? हमने कह दिया, इस लड़के ने झूठ कहा है, हमने इस दिन किसी से बात नहीं की थी। इसका शक दूर नहीं हुआ। इसने कहा कि अगर आइंदा तुम दोनों ने किसी लड़के से बात की तो मैं तो तुमको खत्म कर दूंगा और फिर इसको मार दूंगा। अरबाज की इस धमकी ने मेरे दिल में आज़र के लिए जगह बना दी। उन्हीं दिनों आज़र की उम्मी ने हमारे यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। मैं उनकी आमद का मतलब समझ गई। वो मेरी उम्मी के पास इस वजह से आना जाना कर रही थी कि आज़र के रिश्ते के लिए बात कर सकी। आज़र की आदत थी कि वो अपने दिल की हर बात अपने कजिन आबिद को बता दिया करता था। आबिद हमारा भी कजिन था, मगर वो पेट का हल्का था और उसकी दोस्ती अरबाज से भी थी। यूं जो बात आज़र आबिद से कहता, वो अरबाज तक पहुंच जाती। जब उम्मी ने मुझसे राय मांगी, मैंने अरबाज की बजाय आज़र के हक में फैसला दिया। मेरी माँ ने मेरी मर्जी बाबा जान तक पहुंचा दी। वो दीनदार आदमी थे और शादी के सिलसिले में बेटियों से राय लेना जरूरी समझते थे। उन्होंने इनसे कहा, आज़र भी गैर नहीं, मेरे तायाजाद का बेटा है। मैं बेटी की शादी का फैसला इसकी मर्जी से करूंगा। उन्होंने उम्मी को समझा दिया कि अभी बात अपने तक रहे, क्योंकि अरबाज सगे भाई का बेटा है। इसको किसी बहाने से इनकार करेंगे वरना आपस में दुश्मनी पड़ जाने का खतरा है। अरबाज की आदतें अच्छी ना थी, तभी अबू भी इसके हक में ना थे।
अम्मी ने आज़र की वालिदा को मुतमईन करके भेज दिया और इस्तदा की कि अभी ये मामला राज में रखना, किसी से तज़किरा ना करना। उन्होंने बेटे को भी ना बताया, मुबादा खुशी में बात उसके मुंह से कुछ निकल जाए और बात बिगड़ जाए। माँ ने आज़र को यही बताया कि लड़की वाले अभी सोच रहे हैं, कुछ दिनों बाद हाँ अन्ना में जवाब देंगे। आज़र की इस जवाब से तसल्ली न हुई। इसने अख्तर और आबिद को पकड़ा, लेकिन वो भी इस सिलसिले में उसके काम नहीं आ सके। मानो ने मुझको पैगाम भिजवाया कि हमारे घर आ जाना, तुमसे कोई बात करनी है। मैंने उम्मी जान से ताया के घर जाने की इजाज़त ली। हमारे घर पास ही थे। मैं मानो के पास चली गई। वहां अरबाज मौजूद था। इसने ही दरअसल मुझको मानो से कहकर बुलवाया था। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और कहा कि आबिद ने मुझे बताया है कि आज़र ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है और तुमने हाँ भी कर दी है, क्या ये सच है? मैं उसके तेवर देखकर सहम गई। यकीन दिलाया कि ये बात सही नहीं है। मैंने रूकर कस्में खाएं तो इसको यकीन हो गया था। मेरे दिल में खौफ बैठ गया कि अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा, क्योंकि अरबाज को यकीन हो गया था कि शानो मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। लेकिन वो मेरे दिल की बात न जान सका कि मैं फैसला आज़र के हक में दे चुकी हूँ। मैंने किसी तरह आज़र से राब्ता किया, इसको समझाया वो अपनी कोई बात आबिद से ना कहे और ना उसे अपना दोस्त समझे, बल्कि वो हमारा दुश्मन है। तुम्हारी हर बात अरबाज तक पहुंचा देता है, उसको अपना कोई राज ना दो और उसके साथ ना रहा करो। आज़र फिर भी इसके साथ रहता था। मैंने एक बार और उसको समझाया कि और अपनी कसम दी कि आइंदा आबिद से ना मिलना और ना कोई बात इसको बताना। अगर तुमने कसम तोड़ी तो ये मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। इसने कसम खाकर कहा कि वो मेरी बात पर अमल करेगा और इससे ना मिलेगा और ना इसे कोई बात बताएगा। मैं जानती थी कि आबिद अरबाज से मिला हुआ है और वो हमारा दुश्मन है। अब अज़र बार बार पैगाम भेजता कि मुझसे मिलो, चंद ज़रूरी बातें करना है। मैं ना मिली मगर उसके पैगामात सुआन सुआन कर थक गई। आखिर मैंने इससे मिलने का फैसला कर लिया। मैंने इसे कहलवाया कि खेत में फुला जगह मिल सकती हूँ। उसने इस बात का तज़किरा आबिद से कर दिया कि शानो फुला जगह मुझसे मिलने आएगी, तुम ज़रा ख्याल रखना। शायद इसे मेरी बात का यकीन नहीं था, लेकिन आबिद पर ज्यादा एतबार था। अभी मैं आज़र के पास पहुंची ही थी, जहां खेत में वो मेरा इंतजार कर रहा था कि हमको दूर से चंद रोशनियां दिखाई दी। वो हाथों में बैटरियां लिए मुसलसल करीब आ रहे थे। जब वो करीब आए मुझे अरबाज की आवाज सुनाई दी। मैं तो मारे डर के सर पर पांव रखकर भागी। वो देख रहे थे कि कोई तो है जो भाग कर गया है, मगर मेरी सूरत न देख सकते थे। आज़र दूसरी जानिब भागा। उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया मगर इसका पीछा किया। मेरे जूते खेत में रह गए। घर पहुंची तो सांस फूल रहा था। अम्मी ने पूछा, कहाँ गई थी जो सांस फूल रहा है और तुम्हारे जूते कहाँ हैं? मैंने बहाना कर दिया कि ताया अबू के घर मानो से मिलने गई थी। इससे किताब लेनी थी, लेकिन उसके घर के पास लोग किसी का ताकुब कर रहे थे, सो डर के मारे घर भाग आई और जूते रास्ते में रह गए। वहां से तो बच गई, लेकिन उन्होंने आज़र को न बख्शा, क्योंकि आबिद ने अरबाज को इत्तला कर दी थी। आज ये खेतों में फुला जगह फुला वक्त मिलेंगे। तभी अरबाज अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था। उन्होंने ताकुब करके आज़र को पकड़ा और तुंदो तेज नाले में फेंक दिया। ये बात घर आकर अरबाज ने मानो को बता दी कि हम आज़र को बड़े नाले में बहा आए हैं, क्योंकि वो शानों से मुलाकातें करता था और अब हम शानों को भी ना बख्शेंगे। वो लाख मेरी सहेली सही मगर थी तो अरबाज की बहन। इसने ये बात किसी को ना बताए। अगले दिन आज़र गांव में ना था। सब समझे वो शहर चला गया है। जब 2 दिन गुजर गए वो ना पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू हो गई। तब मुझको मानो ने बताया कि बड़े भाई ने इसका खात्मा कर दिया है और अब तुझको भी मारने का इरादा है, तेरी खैर नहीं। मुझे पता था ऐसा हुआ है, लेकिन जुबान ना खोल सकती थी और किसको बताती आज़र कहाँ गया है। मैंने उम्मी जान को बता दिया। उन्होंने बाबा जान को कह दिया कि अरबाज को पता चल गया था। हमने शाहीना का रिश्ता आज़र को दे दिया है, लिहाजा इसने आज़र को नाला में फेंक दिया है। बाबा जान को अफसोस बहुत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सगे भाई और भतीजे का मामला था, लिहाजा वो खामोश हो रहे।
वो भाई और भतीजे को आज़र के वर्सा के हवाले नहीं कर सकते थे कि वो मकतूल के बदले उनका सर कलम कर दे। मुझे को अरबाज ने कुछ न कहा। तभी जान गई कि इसने क्या सोच रखा है। 2 दिन बाद आज़र की लाश पानी में पत्थरों में निकली हुई मिल गई। जब मुझे पता चला तो बहुत रोई, खाना भी ना खाया और तबीयत सख्त खराब हो गई। अम्मी मेरे पास आए, उन्होंने मुझको सुकून की गोली दी, लेकिन मेरी नींद और सुकून तो आज़र के गम ने खा लिया था। कई दिन तक बुखार में पड़ी रही। आज़र से आखिरी मुलाकात का मंजर आंखों में फिरता था। अरबाज की संदली पर रोना आता था। इस वाकया के 3 माह बाद ताया और ताई मीरा शत्ता अरबाज के लिए लेने आ गए। बाबा जान ने खामोशी से तारीख दे दी, क्योंकि वो आज़र के अंजाम से डर गए थे। अरबाज के मिजाज को जानते थे, अगर इनकार करते तो जाने वो किया कर गुजरता। उधर मैंने कितने ख्वाब आंखों में सजाए थे कि आज़र की दुल्हन बनूंगी और उसके घर जाऊंगी, लेकिन अब तो इसको देखना ही मुमकिन न था कि वो इस दुनिया में नहीं था। मैं खुद को मुजरिम समझती थी कि अगर इस रोज मिलने न जाती तो वो जान से न जाता। एक सितम यह हुआ कि आज़र के कातिल से ही मेरा ब्याह हो रहा था। अरबाज, जो अब भी मेरे खून का प्यासा था और उसने मुझे कत्ल नहीं किया था, शादी करके मेरे साथ क्या करने वाला था। दरअसल वो मुझको जिंदा रखकर आहिस्ता आहिस्ता तड़पाकर मारना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इस दिन खेत में ही थी जो आज़र से मिलने गई थी। अगरचे इस रोज अंधेरे में वो मुझे को देख नहीं सका था, लेकिन आबिद ने जरूर उसको बता दिया होगा, तभी तो वो वहां साथियों के हमरा आया था। आखिर मेरी रूहानी मौत का भयानक दिन भी आ गया, जब मैं अपनी खुशियों के कातिल की बीवी बनी और उसने वही किया जो सोचा था। शादी की पहली रात इसने कहा कि वो तुम ही थी ना जो आज़र से मिलने गई थी। मुझे यकीन है कि आबिद ने झूठ नहीं बोला, बल्कि तुमने झूठ बोला था कि तुम इसको नहीं जानती। मैंने एक बार फिर झूठ का सहारा लिया और बहुत से आंसू बहाए, कसमें खाएं कि इस रोज वहां मैं नहीं थी, बल्कि साथ वाले गांव की कोई लड़की थी। मैंने आज़र की बहन के मुंह से सुना है। बेशक तुम इस अमर की पड़ताल कर लो। इस लड़की का नाम राज रखने के लिए आज़र ने मेरा फर्जी नाम ले लिया होगा। वो खुद मेरे पीछे था, लेकिन मैंने इसको धुतकार दिया था। तुम इस बात की तस्दीक अख्तर से कर सकते हो। वो हम दोनों का कजिन है। मैं तो अख्तर से कहती रहती थी कि आज़र से नफरत करती हूँ, इसको समझियो मेरे पीछे ना आए। ठीक है, मैं अख्तर से कस्म अटेवाओहेगा। अगर उसने कस्म उठा ली तो मैं तुम्हारे बेकसूर होने के बारे सोचूंगा। मैं आबिद से भी कस्म लूंगा। खुदा ने अख्तर और आबिद के दिल में नेकी डाल दी कि वो आज़र का अंजाम देख चुके थे और अब मुझको मरते ना देखना चाहते थे। दोनों ने कस्म उठाकर कहा कि शाहीना तो आज़र से नफरत करती थी और हमसे कहती थी कि इसको समझो, मेरे पीछे ना आए वरना मैं अपने भाई से कह दूंगी। और उसने अपने बड़े भाई को आज़र की शिकायत भी की थी। तभी इसने अपने साथियों के साथ जाकर उसे क्रिकेट ग्राउंड में इतना मारा था कि वो अस्पताल पहुंच गया था। ये बात तो सच थी। इस बात में उनकी किस्म सच्ची थी। ताहम मेरी जान बचाने को उन्होंने कहा कि इस दिन आज़र को मिलने जो लड़की गई थी वो शानो नहीं, दूसरे गांव की लड़की थी। खैर, दोनों ने बाहमी मशवरे के बाद मेरी जान बचाने को एक ही तरह की बातें की। मानो ने भी कहा कि शानो ने आज़र की शिकायत अपने भाई से करके इसको मार पड़वाई थी। इन सारी गवाहियों से अरबाज का दिमाग कुछ ठंडा हुआ और इसे कुछ कुछ यकीन हो गया कि शायद मैं बेकसूर हूं और ये सब इसकी गलत फहमी भी हो सकती है। अलबत्ता इसने आबिद से कहा कि अगर तुमने मुझसे गलत बयानी की तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इस मामले को ठंडा करने में मानो ने बड़ा किरदार अदा किया। इसमें भी कसम खाकर यकीन दिलाया कि शानो बेकसूर है। दरअसल आज़र इसे तंग करता था, जबकि वो तो इससे जान छुड़ाना चाहती थी। और जिस रोज वाकया हुआ शानो तो हमारे घर थी। इतना कुछ होने के बावजूद अरबाज के दिल का मील न ढल सका। अब भी वो कुछ अरसा बाद फिर से शक के दरिया में गोते लगाने लगता था। तब इसका रवैया बहुत बुरा हो जाता। हालांकि मरने वाला मर चुका था, लेकिन मैं तो इसके सामने और उसकी दस्तरस में थी। जब वो इस दिन को याद करता जब वो हमारे ताक़ुब में खेत में आया था, इसके बर्फीले दिल में आग भड़क जाती थी और वो हज़ियान बकने लगता। मेरी सियाह जिंदगी के रोज और शब भी तमाम हो गए कि जब स्मगलिंग का माल ले जाते हुए एक रोज अरबाज पकड़ा गया। गोलियों का तबादला हुआ और वो कानून के मुहाफिजों के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गया। बेशक वो इस दुनिया में मेरा सरताज था, मगर इस ताज के गिर जाने से मेरा सांस बहाल हो गया। मेरी घटी हुई सांसें फिर से खुलकर आने लगीं और मैंने जाना कि मैं जिंदा हूं,
ابھی تک مر نہیں گئی تھی۔ عورتیں اپنے شوہروں کے فوت ہو جانے پر روتی ہیں، بین کرتی ہیں، مگر میں اپنے سہاگ کے اجڑنے پر بالکل خاموش تھی۔ مجھے رونا نہیں آ رہا تھا بلکہ اپنے دوبارہ سے زندہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آج میں بے حس عورت ہوں، جس کو نہ غم کا احساس ہوتا ہے نہ خوشی کا، کیونکہ اتنے برس موت کے خوف میں جینے سے میرے یہ دونوں احساس مر گئے ہیں۔